और बोलता है कि डॉक्टर साहब नौकरी चाहिए मुझे, कोई जॉब मिल सकती है क्या? मैंने कहा ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी। क्या स्किल है आपके पास? आपके पास क्या स्किल है? उसने बोला स्किल का तो पता नहीं जी, पर मैंने बीटेक की हुई है। मैंने कहा बीटेक नहीं, मैंने डिग्री नहीं पूछी, मैंने पूछा तुम क्या कर सकते हो अपने समाज के लिए या किसी कंपनी के लिए या मेरे लिए, क्या कर सकते हो जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूं? तो उसने बोला जी मैंने अभी तक पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं किया, मुझे तो आप जो काम सिखाओगे वो सीख लूंगा। तो फिर बीटेक करके क्या किया तुमने? बोला जी वो तो बस ऐसे ही था। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, प्राचार्य महोदय, सम्मानित उपस्थित अतिथिगण, हमारे सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, ये हालत है आज हमारे पढ़े हुए बच्चों की, पढ़े लिखे बच्चों की, और उनकी हालत की कि उनके पास अपना जीवन जीने की एक स्किल भी नहीं है, एक भी स्किल। और हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो खाया है वो यूं का यूं उल्टी करना है ना भाई? ये लाइन लिखी हुई है किताब के अंदर, अगर यही तो लिख दोगे पेपर में तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, अगर अपने दिमाग से कुछ लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, है ना? यानी कि एज इट इज अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। हम जब पढ़ते थे, हम जब आपकी उम्र में थे, स्कूल में जाया करते थे, वो बात तो 30 साल पुरानी हो गई। 30 साल पहले भी हम लोग ऐसे ही पढ़ा करते थे, 30 साल बाद भी आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे हो। 30 साल पहले भी कहते थे कि इस चीज की जरूरत है और आज भी कह रहे हैं कि इसी पढ़ाई की जरूरत है। मेरे समझ से बाहर हो गई बात। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। एक बच्चा है जिसको रोज डांट पड़ रही है, और मैं समझता हूं यहां बैठे हुए लगभग हर बच्चे को रोज डांट पड़ती है, पड़ती होगी ना? पढ़ता नहीं है, कुछ काम नहीं करता, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, बदतमीजी करने लग गया है, आंख दिखाता है, ध्यान तुम्हारा नहीं है, उल्टा बोलता है, घर के काम को हाथ नहीं लगाने का जी करता, चबर चबर जितनी मर्जी करवा लो, बाहर मोटरसाइकिल पे घुमा लो इसको, ऐसा ही रहता है ना? सबके साथ ऐसे हो रहा है। और मैं जब बच्चों से पूछता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने मां बाप की डांट खाना चाहते हैं, तो पता चलता है कोई बच्चा मां बाप की डांट खाना चाहता ही नहीं, कोई बच्चा अपने गुरुजनों से मार खाना चाहता नहीं, कोई बच्चा समाज में अपने ऊपर गलत स्टैंप लगवा के, गलत मोहर लगवा के, गलत अपनी छवि बना के जीना चाहता नहीं। हर आदमी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, प्रेम भरा जीवन जीना चाहता है। तो अगर प्रेम भरा जीवन जीना चाह रहा है तो उसे वो कौन सी चीज है जो रोक रही है? उसको रोक रही है ये व्यवस्था। व्यवस्था बनाने वालों ने जब आपका सिलेबस बनाया तो आपसे पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। आपके स्कूल में जो गुरुजन आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछा नहीं कि हापुड़ के इस जिले के इस एरिया में कैसी खेती है, कितनी जमीन है लोगों के पास, कैसा पशुधन है, कैसी मिट्टी है, किस तरह के लोग हैं, शारीरिक ढांचा कैसा है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत के हिसाब से प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए कैसा सिलेबस बनाया जाए कि जो बच्चा परमात्मा ने पैदा कर दिया वो बच्चा जब बड़ा हो तो वो समाज के काम का हो, ना कि उसके ऊपर उसके घर वाले या पड़ोस वाले या गांव वाले या कोई भी समाज का आदमी कोई ठप्पा लगा दे कि ये तो नालायक है, कुछ नहीं करता है। ऐसा ठप्पा नहीं चाहिए ना। चाहिए तो ये था कि भाई मैं पैदा हो गया, मैं बच्चा हूं, मान लो छोटा बच्चा पैदा हो गया, परमात्मा ने तो उसको अपराधी नहीं बनाया, प्रकृति ने तो उसको नशेड़ी नहीं बनाया, प्रकृति ने तो उसको बचपन से तो जबान लड़ाना नहीं सिखाया। मुझसे एक जगह पे मैं गया हुआ था, मैं कई बार व्यवस्था के खिलाफ बोल जाता हूं तो इसलिए कई बार कोप भजन भी मुझे बनना पड़ता है। मैं उसका मेरे ऊपर बड़ा नेगेटिव असर होता है कि तुम ऐसे क्यों बोला तुमने।
भाई मेरे को बता दो तुम अगर मैंने गलत बात बोली है तो। इससे बच्चे विद्रोही हो जाएं तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, विद्रोह कर लें कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम वो गुलाम वाली जिंदगी तो ना जिए। पर मुझसे किसी ने बोला कि इन बच्चों को गाली देना किसने सिखाया, ये गाली देते हैं। कहीं पे बैठा था, मैंने बोला कौन सी गाली देते हैं? उन्होंने कुछ गाली का नाम बताया, ऐसा गाली देते हैं। मैंने कहा इस गाली में इस्तेमाल होने वाला शब्द और उसमें इस्तेमाल होने वाला वर्ण किसने बनाया, ये बताओ। उसको कैसे पता चला कि यह शब्द एग्जिस्ट करता है दुनिया में? कोई भी गाली दी तो उस बच्चे को कैसे पता चला? पहली बार उसने किसी से सुना होगा, तो वो कौन होगा? जो इस धरती पर उससे पहले आया होगा। नहीं, पैदा होते ही तो तुम गालियां देने नहीं लगे होंगे ना। तुमने गालियां देनी सीखी, अगर कोई गलत काम करना सीखा है तो तुमसे पहले धरती पर कोई आया होगा, उसने किया होगा वो गलत काम पहले, तभी तो तुमको मालूम पड़ा कि वो गलत काम भी होता है। तो मैंने बोला कि वो उससे पहले वाली पीढ़ी की गलती है, गाली बच्चों ने नहीं बनाई है। वो गलत काम करना सीखकर पेट से पैदा नहीं हुए हैं। उनको तो जो समाज में होता हुआ दिखाई देगा, उनको उस वक्त तो पता भी नहीं है गाली का मतलब क्या है। जिस वक्त हमारा छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का जब बोलना सीखता है तब वो गाली दे, उसे तो गाली का मतलब ही नहीं पता होता, लेकिन वो दे रहा है क्योंकि उससे पहले के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देख रहा है, कहां कहां देख रहा है? वो टीवी में देख रहा है, वो मोबाइल में देख रहा है, वो कार्टून में देख रहा है, वो अपने घर में देख रहा है, वो पड़ोस में देख रहा है, वो उस पूरी दुनिया में देख रहा है। उसको अगर आपको सुधारना चाहते हो तो पहले उस चीज को सुधारना पड़ेगा जहां जहां से उसको इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। स्कूल में कोई टीचर आपको कोई गलत काम कैसे सिखा सकता है? घर में मां बाप आपको कोई गलत बात कैसे सिखा सकते हैं? जानबूझकर कोई भी आदमी किसी अगली जनरेशन को गलत बात नहीं सिखाता है, लेकिन उस पहली जनरेशन को मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे इन्हीं कामों की वजह से सब का सब हो रहा है। 1996 में एक कार्टून आया था, 1996, सोचो कितने साल पहले, 28 साल पहले की बात है। 28 साल पहले के कार्टून में उन लोगों ने यह बता दिया था कि आने वाले वक्त में हम एक प्रोडक्ट आपके गांव में देंगे जिसका नाम होगा आइसक्रीम, और उस आइसक्रीम में हम लोग ऐसे ऐसे केमिकल्स डालेंगे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होगी। 1996 में। लेकिन उस वक्त टीवी देखने का और कार्टून देखने की लग्जरी केवल अमीरों को होती थी, इसीलिए उसका एक्सेस हमारे पास नहीं आया। आज उन्होंने हमको बता करके काम करना शुरू कर दिया और हमारी अगली जनरेशन को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। जिस मुद्दे के लिए हम आए उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 2-3 बातें बता दूं, दिमाग में आ गई, अभी ध्यान आ गई। ये कुछ नमकीन के पैकेट पड़े हुए हैं इधर, मेरे को इन पे नज़र पड़ी थी जब, तो मैं देख रहा था कि वो जो नमकीन का पैकेट उधर पड़ा है, ये शाम को यहाँ बैठे हुए बच्चे खाते होंगे, शाम को आ जाते होंगे यहाँ गांव वाले, कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ और उनको पीना होगा उसके साथ में, और वो उस नमकीन का इस्तेमाल करते होंगे। हैं, वो ये ऐसी ऐसी जगह जो है उनके लिए पवित्र स्थान की तरह होती है शाम के टाइम, दिन छिपे के टाइम पे, कि भाई वहाँ जा कर के हम सेफ है, कोई ज़्यादा परेशान करता नहीं है। अब कभी किसी बच्चे ने, कभी किसी स्कूल टीचर ने और किसी माँ बाप ने इन पॉलिथीनों के पीछे क्या लिखा हुआ है, इस प्लास्टिक के पीछे क्या लिखा है, किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा ना? जाओ इधर आओ, इधर आओ, एक पैकेट उठा के लो उधर से, तुम आओ इधर, तुम वो वाला उठा के लाओ दौड़ के, एक पड़ा है ना नमकीन का, मैं तुम्हें अभी अभी दिखाऊंगा। और फोन कौन कौन इस्तेमाल करता है आप में से? मोबाइल फोन कौन कौन इस्तेमाल करता है? अच्छा, इतने सारे बच्चे करते हैं, वेरी गुड। देखो, चलो करो, नीचे करो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, मैं आपको इस नमकीन के पैकेट के पीछे लिखी हुई आइटम बता रहा हूं क्या क्या है, और इसको गौर से फोन इस्तेमाल करने वाले लोग एक बार जा करके एक बार इन चीजों की सच्चाई जान लेना कि इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी के ऊपर। जा करके अपने मोबाइल पर सर्च कर लेना कि इस आइटम का साइड इफेक्ट क्या है। पहला आइटम मैं बता देता हूं, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पामोलिन एंड कॉटन सीड राइस ब्रैन, तीनों के तीनों यूज हो रखे हैं। देखना कमाल की बात, राइस ब्रैन कौन सा होता है मालूम है? मालूम ही नहीं है।
अब आपके माँ बाप को भी नहीं मालूम, तो वो घर में नमकीन का पैकेट ले आते हैं, कोई गेस्ट आता है उसके लिए, और छोटे बच्चों को ये वाले पकड़ा देते हैं, कोई ये इसमें नूडल्स का कुछ है, कोई कुरकुरे का पकड़ा देता है, कोई चिप्स का पैकेट पकड़ा देता है, कोई और कोई पैकेट, वो जेली वाले पैकेट होते हैं वो पकड़ा देते हैं ना माँ बाप, तो लाड लाड में 10 रुपया 5 रुपया दे करके आपको भेज देते हैं, आप वो ले लेते हो कबाड़। आपको थोड़ी पता है भी कि वो कबाड़ है, आपको तो लगता है जीभ के अंदर बड़ा टेस्ट आ रहा है और ये अच्छा लगता है। अब इसके अंदर 3 तेल इस्तेमाल हुए। राइस ब्रैन, ये बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल को, जिसको हम लोग रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं, चावल के छिलके से बनता है ये, ठीक है। पाम ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल बनता है। इनकी खासियत क्या है कि ना तो ये पेट में कभी हजम होते हैं, कभी डाइजेस्ट नहीं होते, पड़े रहते हैं और अंदर कैंसर बनाते हैं। तीसरा तेल इस्तेमाल हो रहा है कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं बिनोड़े का तेल, कपास का जो तेल होता है ना, कॉटन उसको बोलते हैं ना, कॉटन, कपास को, कपास के बीज, कपास का बीज मतलब बिनोला, बिनोले का तेल। बिनोले के तेल की खासियत क्या है आज के भारत में? आज भारत में कॉटन, देसी कॉटन नहीं बची है, केवल बीटी कॉटन बची है। बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम के लिए ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी इंसान या जो भी पीढ़ी या जो जानवर कॉटन सीड ऑयल खा रहा है, या तो वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होगी। यानी आप पूरी की पूरी जनरेशन को नपुंसक करने का काम कर रहे हो। इसीलिए आपके इस शहर में भी, हापुड़ जैसे जिले शहर में भी आपको यहां पर आईवीएफ सेंटर्स खुलने लग गए हैं। अब आपके बच्चे पैदा नहीं होते हैं नेचुरली तरह तौर से, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड किए हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बीज आईवीएफ सेंटर वाले दे रहे हैं। कोई उसमें कुत्ते का जीन मिला के दे रहा है, कोई सुअर का जीन मिला के दे रहा है, तो घरों में बच्चे इंसान के पैदा नहीं हो रहे, जानवरों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। और यह बात हमारी अगली जनरेशन को होश में नहीं है, उनको समझ नहीं है, और हमारी जो बड़ी पीढ़ी है उसको मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ में ये खेल हमारे घरों के, हमारी आंखों के सामने किया जा रहा है। आपके घर में ब्रेड का पैकेट आता है, बिस्किट का पैकेट आता है, चेक तो करो उसमें क्या है। प्योर मैदा मिलेगा, प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, उसके अंदर सारा कबाड़ का ये मिलेगा, या केमिकल्स मिलेंगे, केमिकल नंबर 112, केमिकल नंबर 415, केमिकल 521, ये सारे क्या है? सर्च करो गूगल के ऊपर जाकर के, आपको पता चलेगा। हर खाने की आइटम के अंदर केवल और केवल कैंसर कारक चीजें जा रही है, जिससे आपको आने वाले वक्त में लगातार ऐसी बीमारियां होनी है जिससे आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। अब ये बात, ये अरे कभी ठीक नहीं रह पाओगे, ये ताली मारने की बात थोड़ी ना है, ये तो घबराने की बात है। सबको करना चाहिए कि हाँ किल की निवारणी है, दुखी होना है, ये परेशान होने की बात है, इस पे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, ये तो मैंने सिर्फ एक आइटम के बारे में बोला है। दुकान पर अगर आप जाओगे तो आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैंने इसके ऊपर 1 हफ्ता रिसर्च किया, लगभग 3-4 छोटे और बड़े शहरों के दुकानों पे गया, जो फास्ट फूड की दुकानें हैं, जो छोटे होटल हैं, जो बड़े होटल हैं, इन सब के होटल्स के पास गया, और वहां जाकर के जब मैंने उनसे पूछा कि तुम तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो, तुम बीज कौन से इस्तेमाल करते हो, ब्रेड कहाँ से लेकर के आते हो, इसके लिए नूडल्स कहाँ से लाते हो, फलानी चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में मिलने वाला एक भी खाने का आइटम खाने लायक नहीं है, एक भी आइटम। फिर जम जाते हैं किसान के पास। किसान बोलता है कि भाई 5 एकड़ जमीन है जी डॉक्टर साहब, हम तो 1 किल्ले में अपने जोगे खाने जोगे लगाया करें, उसमें तो हम केमिकल डालते नहीं जी, उसमें तो डीएपी यूरिया डालते नहीं, और बाकी का करे, बाकी का तो मंडी में जाओ है उसमें डालो। हाँ, उसमें तो डालना ही पड़े पैदावार के लिए। अच्छा, उसमें जो डालते हो वो फिर कोई और बुलाओ तो बाजार में मार्केट में चला जाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, और बाय चांस उसका पोता जो है वो घर में एंटर किया, उसके हाथ में ब्रेड का पैकेट था। मैंने उससे पूछ लिया, मगर ताऊ यो ब्रेड का पैकेट उस 4 किल्ले वाले में तो है कि उस 1 किल्ले वाले में तो बना हुआ है? तो ये जितनी नमकीन है, जितने कुरकुरे हैं, जितने बिस्किट है, जो भी खाने की आइटम है, ये सारी उस 4 किल्ले वाले में से बनी हुई है।
ये बात उस किसान को समझ में नहीं आ रही। यानी वो एक तरफ तो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को खाने के लिए अच्छा सामान दे रहा हूं, और दूसरी तरफ वो वही सामान जो कबाड़, जो केमिकल वो खेत में डाल रहा है, वो सारे फिर आप लोग जो नौकरी बढ़िया बढ़िया तनख्वाह वाले लोग हैं, फिर आप बाजार से खरीद के अपने बच्चों को दे देते हो। क्योंकि हमें किसान की चिंता करनी बंद कर दी, हम किसान से अलग हो गए, हम नौकरी वाले हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है खेती करने की, हम तो ठेके पर दे देंगे, हमको क्या टेंशन पड़ी है। और हम इस तरह से जमीन से दूर होते चले गए, और अगली जनरेशन के पास करने के लिए अब कुछ बचा नहीं। अब जब कुछ बचा नहीं, तो उस बच्चे को पूरे दिन में क्या क्या सुनने को मिलता है, अगर इसके तरफ आप नजर दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में हमारा बच्चा एक सिंगल काम भी ऐसा नहीं करता है जिससे उससे फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आती हो, जिससे उसे लगता हो कि मैंने अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, स्कूल के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए कुछ भी किया हो। इसीलिए उसका डोपामिन रिलीज होता नहीं, और डोपामिन रिलीज होता नहीं तो फिर उस डोपामिन को रिलीज करने के लिए वो दूसरे बच्चे को धमकाएगा, उसको मारेगा, उससे लड़ाई करेगा। वो नहीं होगा तो मोबाइल पर गेम खेलेगा। मोबाइल में भी गेम कैसे चल रहे हैं, मोबाइल में भी गेम, बंदूक चलती है, वो गेम में भाले बरसी चलते हैं, वो खून निकलता है तो पॉइंट मिलते हैं, तो हमारा बच्चा उसमें अंदर ही अंदर हिंसक होता जा रहा है। मोबाइल में भी गेम मिलते हैं कि ये वाला लेवल ऐसे पार करोगे तो पॉइंट मिलेंगे, मतलब अगर गुलामी स्वीकार करोगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वहां पर भी यही सेंस चल रहा है। या फिर आपको एप्लीकेशंस कौन सी डाउनलोड करने को बोलते हैं, बड़े बड़े स्टार जिनको आप लोग कहते हो, मैं तो उनको भांड कहता हूं, वो कहते हैं कि आप पान मसाला खाओ, वो कहते हैं कि आप दारू पियो, वो कहते हैं कि आप सिगरेट पियो, वो कहते हैं कि आप ये हैं जुआ खेलो, सट्टा खेलो, ड्रीम 11 जैसी टीमें बनाओ और सट्टा खेलो और उसके ऊपर लगे रहो। ये लोग आपको ये सिखाते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, ये सब हमारे बच्चों के जीवन को, उनकी सोच को बर्बाद करने पे लगे हैं। टेलीविजन, अखबार के अंदर सारी की सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं। आपकी पढ़ाई आपको टोटल पूरी तरह से रट्टाफिकेशन वाली बना दिया। अब सवाल यह आता है कि आप लोगों को परमात्मा ने जब बनाया तो क्या कोई खास चीज दे करके भेजा? के सांप आ गया के? अरे जग के आ गया? क्या आ गया? इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तुझे नहीं सुनना तो आंख बंद कर ले। हां सुनो, परमात्मा ने जब आपको बनाया तो कोई ना कोई खास टैलेंट तो देके भेजा होगा। जब बच्चा छोटा होता है ना, कभी उसके दादा दादी की, उसके मम्मी पापा की बात सुनना, वो हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं, हे इतना तेज दिमाग है इसका, तो मोबाइल ने हमारे से तेज चला ले, यो है रिमोट ने हमारे से तेज चला ले, बोलते हैं ना ऐसा करके। मतलब छोटे से बच्चे के दिमाग को वो बोलते हैं ये हमसे तेज दिमाग है। वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होकर के जब वो 10वीं पार चला जाता है कहता है नालायक है। तो वही बच्चा बड़ा होकर के नालायक होने की दिशा में काम कर देता है। हमारा मानना यह है कि नहीं, एक भी बच्चा या एक भी चीज परमात्मा ने नालायक या बेकार नहीं बनाई। आप अपने घर में, कभी अपने घर में स्टोर में देखा है आपने, जहां टूटी फूटी चीजें आप फेंक देते हो, उसमें लोहा भी पड़ा है, अखबार भी पड़े होंगे, प्लास्टिक भी पड़ा होगा, टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं। बाहर एक कबाड़ी वाला आता है, आवाज लगाता है कि जिसके पास, जिसने कबाड़ी का सामान देना है वो दे दो, तो घर वाले उसको उठा करके दे देते हैं कबाड़ी वाले को। तो फ्री में देते हैं क्या? हाँ भाई बताना, कबाड़ी का सामान कबाड़ी वाले को फ्री में दे देते हैं क्या? क्या लेते हैं उसके बदले में? या तो पैसे लेते हैं या कोई सामान ले लेंगे उससे, लेकिन कुछ ना कुछ लेंगे काम की चीज। तो अच्छा एक बात बताओ, वो जो सामान दिया था वो बेकार था या किसी काम का था? अगर वो बेकार होता तो उसके बदले पैसे क्यों मिलते? अगर वो सामान बेकार होता तो बेकार सामान के बदले कबाड़ी वाला तुमको पैसे क्यों देता? वो आपके लिए बेकार था क्योंकि आपके पास उसका कोई दूसरा उपलब्ध साधन संसाधन या उसका कोई अल्टरनेट था।
लेकिन कबाड़ी वाले के लिए वो बेकार सामान नहीं था, उसको वो पिघला करके या रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल करके कुछ और कर लेता और उसको वो बड़ी कीमत में बेच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर बनी हुई कोई चीज बेकार नहीं हो सकती। उसका इस्तेमाल हमारे लिए शायद नहीं हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका इस्तेमाल किसी और के लिए भी सही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि धरती पर पैदा हुआ कोई भी जीव जंतु, कोई भी पेड़, कोई लकड़ी, कोई पौधा, कोई मिट्टी, कोई लोहा, कोई कांच या कोई लकड़ी, कोई बेकार नहीं है। तो कोई बच्चा भी बेकार नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप सब लोगों के पास कोई ना कोई टैलेंट परमात्मा ने दे रखा है। अब ये टैलेंट क्या है और उसको कैसे निखारा जाए और उसको किस तरह से अपने करिकुलम के अंदर, अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए कि विद्यालय के स्तर पर समाज की मदद से हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि इन बच्चों के अंदर छुपे हुए उस गुण को निकालें और निकाल करके उस बच्चे को तैयार करें, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने परिवार, अपने खुद के लिए और अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए वो काम की चीज साबित हो सके। ये काम बड़ी पीढ़ी का है। इस बड़ी पीढ़ी का होने के नाते हमने इसके ऊपर काम करा। हमने सोचा कि जो बच्चे रोज स्कूल में डांट खा रहे हैं, क्या ये सचमुच इतने बेकार और नालायक हैं? तो पता चलता है नहीं, ये बच्चे नालायक नहीं हैं। इन बच्चों को कोई ढूंढ नहीं पा रहा कि इन बच्चों के पास क्या टैलेंट है, इन बच्चों के पास असल में कैसी बुद्धि है। कोई बोलना चाहता है बहुत, कोई भाषण देने में कला में बहुत माहिर है, किसी को दूसरे बच्चे समझ में खूब आते हैं, कोई चुपचाप रहना चाहता है, कोई दौड़ते रहना चाहता है, कोई बैठे रहना चाहता है, किसी को कंप्यूटर का बड़ा ज्ञान है, कोई तो जबरदस्त शतरंज का खिलाड़ी हो सकता है, एक आधा बढ़िया ताश का खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई बहुत जबरदस्त दौड़ने वाला हो सकता है, कोई अलग अलग कोई साइंटिस्ट है, कोई पोएट है, कोई राइटर है, कोई रीडर है, कोई स्टोरी टेलर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, कोई अलग अलग तरह के इतने सारे रचनात्मक काम दुनिया के अंदर हैं। तो इन बच्चों को क्या टैलेंट दे रखा है, इस बात का पता लगाने के लिए हमने आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले कुछ काम शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2009 में हम इस लेवल पर पहुंच गए कि हम 2013 में प्रोफेशनली हमने इस काम को शुरू किया कि अब हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है और ये किस तरह के काम करने के लिए बना है। अब सोचो, आप लोगों को पता चल जाए कि आपके अंदर ये सारे टैलेंट हैं और स्कूल के टीचर्स को भी मालूम पड़ जाए और समाज के लोगों को भी मालूम पड़ जाए, तो क्या मुश्किल रह जाएगा उनको तैयार करना? क्योंकि आज जो समस्या सबसे बड़ी ये है, माँ बाप को और स्कूल के टीचर्स को ये नहीं पता कि करना क्या है, इस बच्चे का क्या करना है, ये बच्चा किस लिए बना है। करना चाहता है हर कोई, हमको भी सिखाया जाता है, बीएड में, जेबीटी में, एमएड में बड़ी लाइनें होती हैं, उसमें सिखाया जाता है बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता के हिसाब से छात्र केंद्रित शिक्षा दे करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसका नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और पता नहीं क्या क्या राजनीतिक इस तरह के विकास हो सके। मैंने अपने क्लास में अपनी मैडम से पूछ लिया कि मैडम, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और मेरे को अगर नहीं पता चलेगा मेरे में क्या टैलेंट है तो मैं दूसरे बच्चों का कैसे बताऊंगा जी क्या टैलेंट है उन बच्चों के अंदर। तो पहले तो हमें प्रैक्टिकल सिखाओ, नहीं तो फिर वो सिसोदिया वाली बात हो जाएगी कि हमको याद तो है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने में उसमें फंसना नहीं है, हमको पता तो है, लेकिन बचना कैसे वो नहीं पता। ऐसे ही हमने रट तो लिया कि बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से ही तैयार किया जाए, लेकिन वो रुचि कैसे पता चलेगी भाई? ये प्रैक्टिकल बहुत बड़ा है। इस पे हमने काम किया और अब हम लोग इस लेवल पर हैं कि हम इसको तैयार करके समाज को देने के लिए निकले कि समाज का जो भी अंग इसमें आगे बढ़ करके लेना चाहता है, हम इस विद्या को, इस ट्रेनिंग को, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समाज के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि समाज इसके लिए तैयार होता हो।
अब स्कूल के अध्यापक हैं, प्राचार्य महोदय हैं, उन सबको समझ में आ गया मान लीजिए, लेकिन आपके पेरेंट्स को समझ में नहीं आया, आपके मां बाप को समझ में नहीं आया, तो वो लोग इसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और आपके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक उनको बात समझ में ना आ जाए। इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिया कि भाई मां बाप, शिक्षक और बच्चा तीनों को लूप में लेकर के एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा और समाज की मदद से ही ऐसी शिक्षण व्यवस्था तैयार की जा सकती है जिससे कि बच्चों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार किया जा सके। आप लोगों को यहां बुलाने के पीछे एक मकसद है। क्या हो गया? जो धूप में बैठे मैं तो चुप बैठे और थारे चुरने हो रहे। आराम तो बैठ जाना। आप लोगों के बीच आने का मकसद क्या है इसका? अच्छा, तुम्हारी बात नहीं हो रही है क्या? तुम बच्चे नहीं हो? कौन सी टूथपेस्ट करा कर दांत रे दिखावा है? कभी टूथपेस्ट के पीछे देखा है क्या लिखा हो उसके अंदर? देखना जा करके, कुछ मत करना। अपने सबके घर में टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट के पीछे जा करके सबसे पहला सोडियम लोरेल सल्फेट, सॉरी, पहला ही केमिकल है उसके अंदर, सोडियम लोरेल सल्फेट लिखा हुआ उसके ऊपर। फिर गूगल पे जाओ, सर्च करो कि इसका क्या असर है, पता लगेगा उससे कैंसर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उस पे लिखा होता है फ्लोराइड, पता करो उससे क्या होता है, दांत खराब होते हैं। यानी कि आपको जो केमिकल दिए जा रहे हैं बाजार से, जो भी पैकेट में बंद आ रही है ना चीज, वो समझ लो आपके लिए जहर है, जो भी पैकेट में बंद हो गई। अब इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? ये अवेयरनेस तुमको कोई नहीं बताएगा। इसको समझने के में अगर तुम लोग पीछे रह जाओगे तो अपना नुकसान खुद करोगे। जो बात आपको बताई जा रही है कि आपके बीच में क्यों आए हम लोग, सबसे पहली बात कि आपने बड़ा होकर के इस देश का नागरिक बनना है। अगर आपके अंदर बुद्धि डेवलप नहीं हुई, दिमाग अगर आपका डेवलप नहीं हुआ, आपको चीजों पे सवाल खड़ा करना नहीं आया, अगर आपको रिसर्च करनी नहीं आई, तो फिर बड़े होकर के गुलामी के अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तीसरी बात, आपके बीच आए हैं इसलिए कि कल को हमें जब आपके पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी इस मिशन के लिए कि हम लोग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप अपने मां बाप को बोल सको कि आज हमारे स्कूल में जनता सरकार मोर्चा से देवेंद्र बलारा जी आने वाले हैं, उनकी टीम आने वाली है, आज आपको जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बात करने आ रहे हैं। इसमें हमारा क्या है? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, किसी बच्चे के पास क्या टैलेंट है उसको बताने की फीस है मेरा ये बिजनेस है, और एक बच्चे की फीस है 1.5 लाख रुपया। अब ये फीस गांव का आदमी किसान नहीं दे सकता, इसलिए 2016 में हमने एक मॉडल डेवलप किया था कि यदि समाज चाहता है, यदि समाज के लोग तैयार हैं, मां बाप तैयार हैं और शिक्षक तैयार हैं, तो किसी भी विद्यालय के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम, टेक्नोलॉजी, टाइम, ट्रेनिंग, सब कुछ हम अपनी तरफ से देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा। यह नहीं है कि यह हमारी सिरदर्दी नहीं है, आपको अपने लिए चाहिए कि नहीं चाहिए यह देखना होगा, आपके मां बाप को आपके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए यह देखना होगा। और यदि आपको इसकी जरूरत है तो हम जब अगली बार जब स्कूल के अंदर प्रांगण में कोई कार्यक्रम करते हैं या शहर में कहीं, आपके गांव में कहीं कार्यक्रम करते हैं, तो आपको अपने मां बाप को बोलना पड़ेगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये जनता सरकार मोर्चा का या देवेंद्र बलारा या उनकी टीम या वीरेंद्र सिसोदिया या सचिन और रविंदर, ये कोई ऐसे साथी कोई आ रहा है, तो आप सबको बोलना है कि आप जाके आओ क्योंकि ये हमारे लिए बात करने वाले हैं। ये काम आपका, आपके बीच में इसलिए आए हैं, आपको इसलिए आए हैं कि कल को जब आपके प्राचार्य महोदय अगर आपको कहते हैं
कि हम इस मिशन की शुरुआत करने वाले हैं या हम इस दिशा में काम करने वाले हैं, तो फिर आप भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओ। तो आपसे बात करने का केवल इतना सा मकसद है। दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि यहां के लोग ऐसा मानने लग जाएं कि भाई हम तो थोड़े से लोग हैं, इससे क्या बदलाव होगा, इससे क्या होने वाला है, केवल हमारे गांव में होगा तो उससे कुछ नहीं होगा, व्यवस्था तो नहीं बदलेगी। तो व्यवस्था बदलने के लिए लोगों की सोच बदले और लोग इस दिशा में काम करने लगे। इसीलिए हमने तालकटोरा स्टेडियम में 25 अगस्त को एक पेरेंट्स का एक बड़ा सेमिनार बुलाने की योजना बनाई है कि पूरे सेमिनार पूरे के पूरे तालकटोरा स्टेडियम में जब हम 5000 लोग वहां इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के इस बात पर चिंतन करेंगे कि हम अपनी पेरेंटिंग में गलती क्या कर रहे हैं, हम अपनी पेरेंटिंग में क्या गलती कर रहे हैं, हम अपने स्कूलों में क्या गलती कर रहे हैं, करिकुलम में पाठ्यक्रम में क्या गलती है और बच्चों को तैयार करने में समाज क्या गलती कर रहा है। जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन के बाद जब हम ये मान लेंगे, समाज का बड़ा तबका, यानी बड़ा तबका मतलब बड़ी पीढ़ी यानी हम लोग, हमारी पीढ़ी जब ये मान लेगी कि हां कुछ हमसे गलती हुई है, तो ठीक रास्ते पर चलने के लिए एक नींव बनेगी, एक रास्ता बनाने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है, विद्यालय के प्रांगण में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से गुजारिश ये है कि 25 अगस्त को संडे पड़ता है, आप लोग अपने जीवन का एक दिन अगली पीढ़ी की को तैयार करने की दिशा में चल रहे इस आंदोलन में देने की कृपा करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर लेकर के आएं। आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि आप इस कार्यक्रम में जरूर जा करके आएं। जितने ज्यादा लोग वहां होंगे उतनी ज्यादा लोगों के अंदर एक भावना आएगी कि सिर्फ हम नहीं बल्कि समाज से आए इतने सारे लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बने जिसमें वो पढ़ाया जाए जो उस बच्चे को जीवन के लिए तैयार करता हो, ना कि वो पढ़ाया जाए जो उस बच्चे को केवल नौकर बनाने की दिशा में काम करता हो। तो आप सब लोग इसमें भागीदार होंगे, आप सब लोग इसमें सहयोग भी करेंगे, अपने लोगों को बोलेंगे और आएंगे।